चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। अगर कोई वेव दूसरे मीडियम में जाती है तो हम उसे कहेंगे कि वेव ट्रांसमिट हो रही है, और अगर वेव पलटकर वापस आ रही है तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्टेड है। हमें कहेंगे कि वेव रिफ्लेक्टेड है। और रिफ्लेक्शन के अंदर वेव रिटर्न्स बैक टू द मीडियम ट्रांसमिशन शब्द भी यूज कर सकते हो, और इवन आगे जाकर हम कभी ना कभी ऑप्टिक्स वगैरह में इसको रिफ्रैक्शन शब्द से भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन के अंदर वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो वेव होगी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। फेयर एनफ। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटा मान लीजिए कि यहां पर आपके पास एयर है और यहां आपके पास वाटर है, और मैंने कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर दी। लाइट भी अपने आप में है तो बेटा वेव। हमने लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर दी। पानी की और वाटर की जो इंटरफेस है ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका कुछ हिस्सा वापस से एयर के अंदर आ जाएगा। जो हिस्सा वापस से आ गया है उसको हम रिफ्लेक्टेड कहेंगे। जो इंसिडेंट हुआ है उसे आप इंसिडेंट वेव कह सकते हो। जो पलटकर वापस आ गया है वो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, और जो वेव आपके दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो गई है इसे आप चाहो तो रिफ्रैक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड वेव कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात बड़े समझ में आ गई। तो जब मीडियम चेंज हुआ तो वेव का एक हिस्सा पलटकर वापस आ गया और दूसरा हिस्सा दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर गया। जो हिस्सा पलटकर आया वापस उसे हमने रिफ्लेक्टेड वेव कह दिया। जो दूसरे मीडियम में चला गया उसे हमने ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्रैक्टेड कह दिया। अब कुछ खास बातें। अगर इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f है तो रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी f होगी और रिफ्रैक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी f होगी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। इस लाइट का सोर्स, इस लाइट का सोर्स और इस लाइट का सोर्स तो सेम है, और अगर सोर्स सेम है तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो आप एक पहली बात लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट but source dependent। ये बेटा सोर्स पर डिपेंड करती है ना कि मीडियम पे। समझ गए इस बात को? यहां पर अगर स्पीड ऑफ वेव v है तो यहां पर भी स्पीड ऑफ वेव v है, लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ v नहीं है बेटा, स्पीड ऑफ वेव v नहीं है, v डैश है। लाइट की वेलोसिटी एयर में अलग होगी और वाटर में अलग होगी, तो यहां स्पीड और यहां स्पीड सेम नहीं है, मगर इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड तो सेम ही है। द रीजन इज कि इसका मीडियम और इसका मीडियम तो सेम है। तो हम स्पीड ऑफ वेव के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे रस्सी है,
रस्सी के अंदर वेव की वेलोसिटी क्या थी, वो थी √T/μ। रस्सी में टेंशन अपॉन रस्सी का म्यू, पूरे का रूट ले लो, तो वो तो रस्सी की प्रॉपर्टी होगी ना यार। तो आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ वेव doesn't depend on source but depends on मीडियम ओनली। सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। फेयर इनफ। अगर यहां पर वेवलेंथ लैम्डा तो यहां पर भी वेवलेंथ लैम्डा। सर वेवलेंथ सेम कैसे? वी नो दैट कि लैम्डा इज बेसिकली v/f। यहां पर स्पीड ऑफ वेव और यहां पर स्पीड ऑफ वेव सेम है, इस वेव की और इस वेव की स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी वैसे सेम है, तो ऑफ कोर्स लैम्डा भी तो सेम है। यहां पर हम जानते हैं कि लैम्डा सेम नहीं होगा, इसने लैम्डा डैश लिख दिया है। बल्कि मैं एक बात और बोल सकता हूं कि यहां पर और यहां पर फ्रीक्वेंसी तो सेम है, जिस रेशियो से आपकी स्पीड चेंज हुई होगी एग्जैक्टली उसी रेशियो से आपकी वेवलेंथ भी चेंज हुई होगी। अगर मान लो कि स्पीड आपकी हाफ हो गई है तो लैम्डा भी हाफ हो गया है, स्पीड आपकी बेटा दुगनी हो गई है तो लैम्डा दुगना हो गया है। तो लैम्डा जो है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा, और आप ऐसा कह सकते हो कि लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू v डैश अपॉन v। ठीक है बच्चों, लास्ट बात, इंसिडेंट वेव की अगर एनर्जी E0 है, रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी अगर E1 है, और सॉरी हाँ E1 है और ट्रांसमिटेड की E2 है, तो मैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन इतना जरूर कह सकता हूं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू E0। हम इतना बड़े आराम से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी और ट्रांसमिटेड वेव की जो एनर्जी है उसका सम जो होगा वो इंसिडेंट वेव की एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा पॉइंट है, कोई बुरा पॉइंट थोड़ी, बड़ा पॉइंट है कि नहीं। यहां पर मैं एक बात और कहूंगा, अगर मान लीजिए कि कभी आपकी सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग हुई, इफ प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई, तो उस केस में आप ऐसा कह सकते हो कि अगर सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं, तो आपकी इसकी एनर्जी तो जीरो होगी, E2 तो आपका जीरो होगा, और आप ये जरूर कह सकते हो कि जितनी एनर्जी गिरी है उतनी सारे के सारे रिफ्लेक्ट हुई है, तो आप कह सकते हो कि E0 इज इक्वल्स टू E1। सही बात है बेटा। इसी तरह से अगर आपके पास प्योरली ट्रांसमिटिंग सरफेस है, अगर ये सरफेस प्योरली ट्रांसमिटिंग सरफेस है, तो ये बात बोलने का अर्थ हो गया, अगर प्योरली ट्रांसमिटिंग सरफेस है तो इसका मतलब जितनी वेव आई है सारे के सारे ट्रांसमिट हुई है, रिफ्लेक्ट तो हुई नहीं है। और अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है इट मींस दैट कि E1 इक्वल्स टू 0, और अगर E1 0 है तो आप कह सकते हो कि जितनी गिरी है वो सारी की सारी ट्रांसमिट हुई है। वैसे हम जानते हैं कि इन जनरल सरफेसेस जो होंगी वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली रिफ्रैक्टिंग होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि आखिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एक्चुअली है क्या। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारी खास तौर से वेव ऑन स्ट्रिंग में क्या कहानी है, क्या फॉर्मूले हैं, उसको और देखते हैं। मैं फॉर्मूला पर आऊंगा बेटा, ठीक है, और हमारे मोस्टली सवाल फॉर्मूले से हो ही जाते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करूंगा। आई हैव रीजन फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि डेरिवेशन करने से हम कुछ एक्स्ट्रा बातें तो सीखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन है, कोई खास इतना टफ डेरिवेशन नहीं है। चलिए बेटा, मान लीजिए कि ये इंटरफेस है, ये x इक्वल्स टू 0 है, इसके लेफ्ट में एक स्ट्रिंग है और इसके राइट में दूसरी स्ट्रिंग है। दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, दोनों स्ट्रिंग्स अगर अलग अलग है तो उनका म्यू अलग अलग है, मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। टेंशन तो सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मास पर यूनिट लेंथ मैंने μ1 लिख दिया है और इस रस्सी का मैंने मास पर यूनिट लेंथ μ2 लिख दिया है। बीच में एक तरह से जंक्शन टाइप हो गया, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका बच्चों x इक्वल्स टू 0 है। यहां से हमने एक वेव भेजी इस तरह से, ये जो वेव जा रही है इसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इंसिडेंट वेव है इसलिए वाई आई इज इक्वल्स टू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन जैसे ही इस इंटरफेस पे आएगी अब इस वेव के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा दूसरे मीडियम में जाएगा और एक टुकड़ा ऑफ कोर्स पलटकर वापस आएगा। ठीक है, तो आफ्टर जब जैसे ही इस मीडियम पर आएगा, सॉरी जैसे ही इस इंटरफेस पर आएगा, उसके बाद इस वेव के दो टुकड़े होंगे। उन दोनों टुकड़ों को डिस्कस करते हैं कि उनके साथ क्या कहानी है। ये हमारे पास पहली वाली स्ट्रिंग, ये हमारे पास दूसरी वाली स्ट्रिंग। अब इस वेव का एक हिस्सा जो है वो पलटकर ऐसे वापस आ गया, ऐसे वापस आ गया। ये वेव जा रही थी ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, वे जाएगी बेटा ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वाई आर, आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टेड। इसका एम्पलीट्यूड बड़ा पता नहीं है, ए आर लिख दूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। सर क्यों रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से? इट इज ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, इट इज ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस। मैंने आपको पहले से भी याद करा रखा है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स इज ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ओमेगा इंसिडेंट वेव का वही ओमेगा आपकी रिफ्लेक्टेड वेव का। सर ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि ओमेगा हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये तो सोर्स डिपेंडेंट है। इस वेव का और इस वेव का जो सोर्स रहा होगा, जिन्होंने इस वेव को क्रिएट किया होगा, वो तो सेम ही होगा। मैंने इस वेव का, इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का के भी सेम रखा है। कारण आप जानते हो, के इज बेसिकली ओमेगा अपॉन स्पीड ऑफ वेव। इस वेव का और इस वेव का ओमेगा तो सेम है ही है। ये वाला वेव और ये वाला वेव सेम मीडियम पे है, तो स्पीड ऑफ वेव भी सेम है। स्पीड ऑफ वेव सेम तो के भी तो सेम है। फेयर इनफ। बट दूसरे मीडियम के अंदर भी एक वेव जाएगी। जैसे ही ये वेव आई 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 यहां टकराई, एक वेव पलटकर वापस आ गई, दूसरी वेव दूसरे मीडियम में चली गई। दूसरी वाली वेव जो गई है वो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है, मैं उसको वाई टी लिख रहा हूं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिटेड। इसका एम्पलीट्यूड बेटा पता नहीं, लेट्स से 80 साइन ओमेगा टी। सर ओमेगा टी क्यों लिखा? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, क्योंकि इसका सोर्स और इसका और सोर्स जिन्होंने इस वेव को क्रिएट किया होगा तो सेम ही होगा। माइनस के एक्स, सॉरी बेटा के डैश एक्स। सर के डैश क्यों लिख दिया? बेटा के डैश मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वाला के और ये वाला के सेम नहीं है। ये वाला एंगुलर वेव नंबर और ये वाला एंगुलर वेव नंबर सेम नहीं है। द रीजन इज कि ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम डिफरेंट है। मीडियम डिफरेंट है तो स्पीड ऑफ वेव डिफरेंट है। ओमेगा भले ही सेम हो, अगर स्पीड ऑफ वेव डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स के भी आपका डिफरेंट है। सो मैंने इसको के डैश लिख दिया, मैंने इसको के डैश लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो ट्रांसमिटेड वेव है उनके एम्पलीट्यूड्स लिखना चाहता हूं मैं। किसकी टर्म्स में? मैं लिखना चाहता हूं जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड्स की टर्म्स में। यहां पर जो स्पीड ऑफ वेव है बेटा मैं v1 ले रहा हूं, यहां पर जो स्पीड ऑफ वेव है बेटा मैं v2 ले रहा हूं। ये वाली स्पीड ऑफ वेव तुम जानते हो बेटा वापस से v1 ही आएगी। सो somehow I want to write the amplitude of reflected wave and transmitted wave in terms of amplitude of incident wave. I have a planning. मैं जानता हूं बेटा ये डेरिवेशन थोड़ी सी टफ है, तो मैं पहले ही बोल दूं ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथमेटिकल
कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सर मुझे ठीक ठाक मैथमेटिक्स आती है, उन बच्चों के लिए है। और खास तौर से कोई बच्चा हर चीज़ को अगर डेप्थ में देखना चाहता हो, सिर्फ उसके लिए है। बाकी बच्चे सीधे फॉर्मूले पर ही आए, अभी बेटा नियरली 10 मिनट के आसपास की डेरिवेशन है, वो सीधे फॉर्मूले पे आए और सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सवाल हो जाएंगे। मैं डेरिवेशन पे आता हूं। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कौन बेटा ट्रांसमिटेड वेव इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। चलिए बच्चों, ये जो हमारे पास रस्सी का इंटरफेस था, ये हमारे पास x इक्वल्स टू 0 था। x इक्वल्स टू 0 के जस्ट राइट में दूसरी रस्सी थी और x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में दूसरी रस्सी है। x इक्वल्स टू 0 के राइट में ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट कौन गवर्न करेगा? तो आप बोलोगे कि सर इस 0 के इधर तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव आई है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो गवर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव। तो आप कह सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो yt है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो yt है। किसकी बात कर रहे हो? 0 के जस्ट आगे वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप 0 प्लस भी कह सकते हो। 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा आगे। इसी तरह से 0 के जस्ट इधर जो पॉइंट होगा इसका डिस्प्लेसमेंट कौन गवर्न करेगा? तो हमारे पास जवाब होगा कि 0 के जस्ट इधर ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर आपकी इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। दो वेव एक साथ हैं। अगर दो वेव एक साथ हैं एक ही पॉइंट पर, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो इट वेरी वेल कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो yr प्लस वाई आई होगा, yr प्लस वाई आई होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि 0 के जस्ट इधर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर करेंगी और इसके जस्ट राइट वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसमिटेड वेव करेगी। तो चलिए बेटा, मैं 0 माइनस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसका डिस्प्लेसमेंट मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं वाई आई प्लस वाई आर। वाई आई ए आई साइन ओमेगा टी। सर ये आगे के एक्स वेक्स क्यों नहीं लिखा? बेटा एक्स बोल तो दिया, लगभग 0 के आसपास है, 0 के नजदीक वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्स को 0 पुट कर दो प्लस वाई आर। वाई आर को लिखना है, मैं लिख सकता हूं दैट इज ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्स बेटा आपका 0 है, तो मेरे पास ये आ गया ए आई प्लस ए आर साइन ओमेगा टी। अच्छी बात है बेटा, 0 माइनस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पर ये होगा। जो आपका 0 प्लस वाला पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं सिर्फ वाई टी होगा। वाई टी सिर्फ ऐसे लिखता हूं, दैट इज ए टी, एक्स को तो 0 रखना है, साइन ओमेगा टी। अब मैं सिर्फ यहां से ना रस्सी की कंटिन्यूटी की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी टूटी तो है नहीं, रस्सी तो कंटिन्यू है, और अगर रस्सी कंटिन्यू है तो ये जो दोनों पॉइंट है जो बहुत नजदीक है, जो बहुत ही नजदीक है, बिल्कुल नजदीक के पॉइंट है, और अगर नजदीक के पॉइंट है तो इनके वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल नजदीक वाला पार्टिकल बहुत ऊपर चला गया और बिल्कुल नजदीक वाला पार्टिकल बहुत नीचे आ गया। दोनों का वाई कोऑर्डिनेट मोर और लेस सेम ही रहेगा। हाँ, अगर रस्सी टूट जाती, रस्सी कंटिन्यू होती तो एक पॉइंट ऊपर जाता, एक पॉइंट नीचे जाता, लेकिन अगर रस्सी कंटिन्यू है तो दोनों पॉइंट जो बिल्कुल नजदीक हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट तो मोर और लेस सेम ही रहना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस। जैसे मैंने दोनों को बराबर किया, साइन ओमेगा टी कैंसिल, और मेरे पास इक्वेशन आ गई है ए आई प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ए टी। बेटर ऐसे लिखो इसको मैं, ए टी माइनस ए आर इज इक्वल्स टू ए आई, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, ए टी और ए आर निकालना, तो उन दोनों को मैंने एक तरफ ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये पहला तरीका हो गया, सॉरी पहली इक्वेशन हो गई। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, अभी बनाते बेटा। दूसरी इक्वेशन में बना रहा हूं,
मैंने आपको हिंट दे रखा उस इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन में बना रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन की। सर कैसा है एनर्जी कंजर्वेशन? बेटा ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन कि जो आपकी इंसिडेंट वेव है, जो आपकी इंसिडेंट वेव है, उसके पास जो एनर्जी होगी वही एनर्जी तो इस वाले वेव और इस वाले वेव के अंदर बढ़ गई है। इंसिडेंट वेव की एनर्जी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव प्लस एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पावर ऑफ इंसिडेंट वेव शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव प्लस पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। जितना इंसिडेंट वेव का पावर था वही, मतलब पावर मतलब इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रही है, जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इंसिडेंट वेव के कारण आएगी ही उतनी एनर्जी तो ये और ये लेकर भागेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव का पावर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव का पावर प्लस ट्रांसमिटेड वेव का पावर। पावर का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है। इंसिडेंट वेव के पावर को मैं लिख रहा हूं 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर μ1 इंटू स्पीड का v1 शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड का पावर 2 पाई स्क्वायर वही एफ स्क्वायर, रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका म्यू इंटू वी, इसका म्यू तो बड़ा वही है, स्पीड भी वही है, प्लस ट्रांसमिटेड का 2 पाई स्क्वायर वही एफ स्क्वायर। सर वही एफ क्यों? बेटा इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। 8t का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव का म्यू इंटू v2, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल। काश यहां पर म्यू ना होता। म्यू को हम v की टर्म में लिख सकते हैं। याद करो कैसे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू। म्यू को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं टी अपॉन स्पीड का स्क्वायर। और मैं जानता हूं टेंशन तो पूरी वो रस्सी में हर जगह सेम है। एक वो रस्सी को तो खींच रखा अपने, टेंशन जगह सेम है। मैं कह सकता हूं कि इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, म्यू को मैं लिख सकता हूं टेंशन अपॉन पहली वाली वेव में स्पीड का स्क्वायर इंटू v1 शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव, μ1 को अगेन मैं लिख सकता हूं टेंशन अपॉन v1 का स्क्वायर इंटू v1 प्लस ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर μ2 मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ, उसको मैं लिखता हूं टेंशन अपॉन ऑफ कोर्स v2 का स्क्वायर इंटू v2, v1 v2 हमारा कैंसिल। ठीक है बच्चों, यहां से मेरे पास टेंशन भी कैंसिल और मेरे पास आ गया ai का स्क्वायर माइनस ar का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इंटू AT। ये हो जाएगा बड़ा सवाल। इसको मैं लिख सकता हूं AI प्लस AR इंटू AI माइनस AR इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 इंटू AT। ये जो AI प्लस AR है ना, इसको मैं जानता हूं यार, ये AI प्लस AR तो बड़ा स्क्वायर था यार, ये AI प्लस AR तो 80 है, तो कैंसिल हो गया। और यहां से मेरे पास आ गया AI माइनस AR इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 इंटू 80। और इससे मैं दूसरी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ही बन रही है, और वो आ गई है मेरे पास v1 प्लस v2 इंटू 80 प्लस AR इज इक्वल्स टू AI। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो 80 और AR के अंदर, अरे बेटा ये AR था, AR ही था ना, हाँ सॉरी,
AT और AR के अंदर दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो ही अननोन है, सॉल्व कर लो और जो आंसर आ जाए उसे याद रख लो, जो भी आंसर आ जाए उसे याद रख लो। मैंने पूरी कोशिश की है कि डेरिवेशन बहुत ही बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स में बताऊं, बट फिर भी किसी बच्चे को अगर हल्का फुल्का भी रेजिस्टेंस हो ना तो बेटा वो डेरिवेशन छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बन जाएंगे, सवाल बन जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, जैसे मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड किया, मेरे पास आ गया 80 1 प्लस V1 अपॉन V2 इज 2 टाइम्स AI, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ गया 2 टाइम्स V2 लो बेटा, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड मेरे पास आ गया 2 टाइम्स V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, डेरिवेशन में आपको हल्की सी भी दिक्कत रही हो, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं, आप तो फॉर्मूला याद रखो। और आपने देखा भी होगा अक्सर बुक्स में फॉर्मूला दिया रहता है और यहीं से बात सारे स्टार्ट की जाती है। मुझे लगा कि डेरिवेशन के लिए जिन चीज़ों की पहले से जरूरत हो वो सारी की सारी मोर और लेस हमें पता ही है, तो क्यों ना मैं डेरिवेशन कर दूं। हो सकता है किसी अच्छे बच्चे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा हो तो उसके लिए था। बाकी अगर आप में से किसी को लगे कि नहीं सर तो बहुत ही आउट ऑफ द वे था, आप छोड़ सकते हो। कोई भी सवाल इस वजह से नहीं रुकेगा कि हमें डेरिवेशन नहीं आती। हाँ, कोई IIT JEE एडवांस में या फिजिक्स ओलंपियाड में कोई बहुत ही टफ सवाल पूछ लिया तो उसमें हो सकता है कि डेरिवेशन का कोई यूज हो। ठीक है, तुम्हारा 80 तो आ गया बेटा, 2 टाइम्स V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। V2 क्या है, जिस मीडियम में वेव जा रही है उसमें वेव की स्पीड। V1 क्या है, जिस मीडियम के अंदर से वेव आ रही है उस उस रस्सी के अंदर वेव की स्पीड। AI क्या है, जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड। जो रिफ्लेक्टेड वेव है बेटा उसका भी निकाल लो, अभी निकालता हूं बेटा। AR अगर लिखना है तो दैट इज 80 माइनस AI। बेटा वैल्यूज पुट करना, 2 टाइम्स V2 अपॉन V1 प्लस V2 माइनस 1 इंटू AI, और मेरे पास आ गया V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। लो बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास आ गया है V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। अच्छे फॉर्मूले बेटा, बुरे फॉर्मूले नहीं है, अच्छे फॉर्मूले हैं, बार बार काम आएंगे आपको। अगर हमने इनको एक बार भी याद कर लिया हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा यार। अच्छे फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों का हम हल्का सा एनालिसिस भी करते हैं, सोचते हैं कि आखिर इन फॉर्मूलों से क्या क्या बातें सामने निकल के आ सकती है। हालांकि मैं एक बात कहूं, इस बात को मैं आगे लिखाऊंगा भी, लेकिन जब फॉर्मूले लिख ही दिए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो बेटा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो भी आपकी ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि V2 बड़ा है या V1 बड़ा है। अगर मान लीजिए कि सेकंड रस्सी के अंदर स्पीड ज्यादा है, पहली रस्सी में स्पीड कम है, तो V2 बड़ा है और V1 छोटा है, उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि जहां पर वेव जा रही है उस मीडियम में वेव की स्पीड कम है और जहां से वेव आ रही है वहां पर स्पीड अगर ज्यादा है तो V2 छोटा V1 बड़ा, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव आ जाएगी और आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा। सर वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? बेटा वैसे तो अपन एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन से नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव का क्या अर्थ हो सकता है हम धीरे धीरे करके देखते भी हैं, और अगर कोई अच्छी बात लगी तो हम उसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, अभी तक बेटा मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ये तो फॉर्मूले में दिखा तो मैंने लिख दिया, और कोई इसका सेंस बनेगा तो अपन देख लेंगे। एक सवाल कीजिए, सवाल ऐसा है, ये रस्सी
और इसके साथ एक पतली रस्सी, इसके साथ बिल्कुल पतली रस्सी। ठीक है बच्चों, इसकी मास पर यूनिट लेंथ म्यू है और जो पहले वाली रस्सी है उसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है। कोई वेव आई बेटा ऐसे, जो वेव आ रही है उसकी इक्वेशन में सवाल के अंदर दे रखी है वाई आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन दी हुई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स। जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स हैं उनकी इक्वेशन लिखिए। सीधा सपाट सवाल है, मैं करता हूं, ठीक है? तुम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो सर कैसे करते हैं, अगला सवाल तुम कर लेना। बिल्कुल ऐसी सी वैल्यूज दूंगा और तुमसे दूसरा सवाल और पूछ लूंगा। ये तुम चाहो तो देख सकते हो, हालांकि तुम खुद करना चाहो खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं एक काम करता हूं, ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन निकालता हूं। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन आएगी वाई टी इज इक्वल्स टू ए टी साइन वही ओमेगा लेकिन के डिफरेंस के डैश एक्स। के निकालने के लिए मुझे बड़ा ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ वेव चाहिए। मैं इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ वेव डाल रहा हूं v, बड़ा v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। बड़ा म्यू यहां पर म्यू नहीं है, 4 म्यू है। यहां पर वेव की स्पीड क्या होगी, v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। बट आपने नोटिस किया कि यहां पर स्पीड अगर v है तो यहां पर स्पीड 2v है। जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रेयरर मीडियम। ये रस्सी हल्की है, ये रेयरर मीडियम है। ये रस्सी भारी है, ये डेंसर मीडियम है। मैं फिर से बोलूं कि डेंसर और रेयर की क्या डेफिनेशन हुई है। जहां पर वेव की स्पीड ज्यादा हो वो रेयर मीडियम, जहां पर वेव की स्पीड कम हो वो डेंसर मीडियम। खैर अपन तो मुद्दे पे आते हैं। मैंने इसको v1 बोल दिया है और ऑफ कोर्स मैंने इसको v2 बोल दिया। जहां से वेव आ रही है उसे v1, जहां वेव जा रही है वहां पर v2। पहले k की बात करते हैं। यहां पर जो k है उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन v1। v1 को बड़ा मैंने चलो बड़ा 2 टाइम्स v1 हो गया, v1 लिखते हैं। इस मीडियम में k क्या होगा, k डैश इज इक्वल्स टू इस मीडियम का क्या अपॉन यहां पर स्पीड। बड़ा यहां पर वेव की स्पीड तो है v2 और हम देख चुके हैं कि v2 जो है वो 2 टाइम्स v1 है। ये ओमेगा अपॉन v1 हम पहले जानते हैं k है, सो दिस इज बेसिकली k/2। यहां पर अगर k की वैल्यू k है तो यहां पर k की वैल्यू k/2 है। और कारण क्या है कि यहां पर स्पीड दुगनी है और अगर स्पीड दुगनी होगी तो ऑफ कोर्स k तो हाफ हो जाएगा। बस अब एक काम बच गया है, काश मैं ये ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बता पाता। तो मैं कहूंगा कि at इज 2 टाइम्स v2। v2 मतलब दूसरी वाली जो मीडियम है उसमें स्पीड 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 प्लस v2, मगर बड़ा v2 तो 2 टाइम्स v1 है, टाइम्स जो वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड। जो वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड a है। मेरे ख्याल से बड़ा 4/3 आएगा, 4 ऊपर 3, बड़ा 4/3। ये 4/3 आ गया। अच्छा, अब कुल मिलाकर जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन है एम्पलीट्यूड है 4a/3 साइन वही ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। यहां पर k अगर k है तो यहां पर k नहीं बेटा, k/2।
ये आपके ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन। आगे चलें, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बेटा वो ऑफ कोर्स ऐसे आएगी, मैं लिख दूं वाई आर इज इक्वल्स टू ए आर साइन वही ओमेगा टी, वही ओमेगा टी, इसका ओमेगा सेम, के भी सेम, क्योंकि इसका मीडियम सेम है, बस x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में इंसिडेंट वेव इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड वाली वेव इधर जा रही है, तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो मेरे पास यहां पर kx आ गया। रिफ्लेक्टेड वेव में सारी बातें पता है पहले से, सिर्फ और सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड लिखना है, और उसका अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखूं कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, तो फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, v2 2 टाइम्स v1 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस 2 टाइम्स v1 टाइम्स एम्पलीट्यूड। बेटा मेरे पास ये आ गया a/3। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है। और अगर तुम मुझसे पूछे कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या है, मैं बड़े आराम से इत्मीनान से लिख दूंगा कि दैट इज a/3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx। ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है। सर इसमें तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं आया। एम्पलीट्यूड नेगेटिव सिर्फ तब आएगा जब आपका v2 छोटा हो और v1 बड़ा हो। v2 छोटा कब होगा? जब म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, जब ये वाला मीडियम भारी होगा। भारी मतलब हम उसको डेंसर बोलेंगे। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तभी आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वो मैं आपको अलग से लिखा भी चुका था। तो चलिए ये वाला सवाल आप करना सीख गए होंगे, आपके दिमाग में बेटा सेट तो हो ही गया होगा कि कैसे कैसे सवाल करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम मान सकते हो आप, सवाल आपको करना है। बेटा मैंने फॉर्मूले मिटा दिए, चलो वापस से लिख देंगे ना। सवाल ऐसा है, ये एक पतली सी रस्सी है जिसका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। इसके साथ जुड़ी हुई है एक मोटी रस्सी, मोटी मतलब डेंसर, जिसका मास पर यूनिट लेंथ है 9 म्यू। ठीक है बच्चों, कोई वेव यहां से आ रही है ऐसे, और इस इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखी हुई है वाई आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिख रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स के जो इक्वेशन है वो आपको लिखनी है। तो चलिए बेटा हो जाइए शुरू। कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले पर विश्वास रखिए, फॉर्मूले से आंसर तो पक्का आएगा। बट आपको इक्वेशंस लिखनी है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, या फिर रिफ्लेक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड, जैसे बोलना चाहो वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों मैं लिखता हूं, यहां पर वेव की जो वेलोसिटी है v1 ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, मैं इसे एक बार के लिए v लिख देता हूं। दूसरे मीडियम में वेव की स्पीड क्या होगी? इसमें जो वेव जा रही होगी इसकी स्पीड होगी v2
इज अंडरवुड ऑफ टी अपॉन म्यू, म्यू नहीं बेटा 9 म्यू। यहां पर अगर स्पीड v है तो यहां पर स्पीड ऑफ कोर्स v/3 है। यहां पर स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका भारी वाला मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर। ठीक है, जब वेव ऐसे आएगी 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 तो इस रस्सी को उठाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका म्यू ज्यादा है। ठीक है, इस रस्सी को उठाना आसान है, इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। चलिए बेटा, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन होगी yt इज इक्वल्स टू at साइन ओमेगा वही k अलग। सर k कैसे लिखूं? पहले k की सोच लेते बेटा। यहां पर k मैं लिख सकता हूं ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, बड़ा वेलोसिटी ऑफ वेव v लिख देता हूं। यहां पर आएगा k डैश वही ओमेगा अपॉन स्पीड ऑफ वेव, बड़ा यहां पर स्पीड ऑफ वेव v/3 है, तो ऑफ कोर्स ये आ गया 3k। एक काम तो हो गया, सिर्फ और सिर्फ अभी बचा है at बचा है। ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स a। मेरे पास आ गया है 2v/3 अपॉन 4v/3 बड़ा ये v/3 आपका गायब एंड दिस कम्स आउट टू बी a/2। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ गया a/2। एम्पलीट्यूड आ गया, बाकी सब चीजें पता ही है, रख दीजिए। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन आ गई है a/2 साइन ओमेगा टी माइनस kx, k नहीं बेटा 3kx। ये हमारा आंसर। कितना प्यारा सा आंसर है, बड़े आराम से इत्मीनान से हो सकता है। ट्रांसमिटेड वेव तो हो गया। मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे कि सर ये वेव जाएगी जाएगी जाएगी, इस इंटरफेस पर टकराएगी, तो एक हिस्सा दूसरे मीडियम में गया, एक हिस्सा पलटकर वापस आया। जो हिस्सा पलटकर वापस आया उसकी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं इसे लिखूंगा वाई आर। यहां लिख दूं वाई आर इज ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सिर्फ एक काम बचा है कि किसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख दो, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड लिख दो। रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स जो वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड माइनस 2v/3 अपॉन 4v/3 इंटू ए। बट अगेन v/3 का है, द आंसर कम्स आउट टू बी माइनस a/2। हमारा तो काम बन गया बेटा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई है माइनस a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx। दिस इज द आंसर। बढ़िया आंसर, परफेक्ट है। अगर ऐसा ऑप्शन हो सटाक सटिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा आंसर लिखने में कई बच्चों को एक हल्की सी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि सर ये एम्पलीट्यूड जो है ना, इसमें मुझे माइनस लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि सर मेरे मन में ऐसा एक नोशन है कि एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर इस माइनस को मैनेज कर सकते हो क्या? हाँ बेटा कर सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट इज a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx प्लस पाई, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये और ये सेम है, बस नीचे वाले तरीके से मैंने ना कुछ बच्चों को शांत कर दिया, खासतौर से उन बच्चों को शांत कर दिया जो ये कहते हैं कि सर मैं एम्पलीट्यूड को नेगेटिव लिखना पसंद नहीं करता, तो बट ऐसे लिख लो। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया है या फिर आपने ये जो पाई का फेज ऐड किया है, ये आपको सिर्फ तभी करना पड़ेगा जब ये वाली टर्म छोटी हो और ये वाली टर्म बड़ी हो।
जब आपका V2 जो है वो छोटा हो और V1 बड़ा हो। V2 छोटा तब होगा जब यहां पर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब जब ये वाला मीडियम डेंसर होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला जो सवाल था उसमें वेव आ रही थी डेंसर मीडियम से और टक्कर हुई थी रेयर मीडियम से। तब हमने नोटिस किया था कि किसी प्रकार का कोई एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हुआ था। एम्पलीट्यूड नेगेटिव होने का एक प्रैक्टिकल मतलब भी है। वो मतलब ये है कि अगर आने वाली वेव अगर ऊपर से आएगी तो अगर आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, इस बात का अर्थ यह कि जाने वाली जो वेव होगी वो नीचे से जाएगी। तो इस तरह से इन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब रिफ्लेक्शन किससे होगा, एक ऐसे मीडियम से जिसके अंदर स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब दैट मीडियम इज डेंसर। दैट मीडियम इज डेंसर। सिर्फ डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में ही आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा, या फिर ऐसा कह सकते हो कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ उस केस में ही आपको ये पाई का फेज ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज पाई के फेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छे पॉइंट है बेटा, मैंने ये सारे के सारे पॉइंट सवाल के थ्रू समझा दिए, लेकिन हमें लिखने चाहिए यार, है ना। इन जनरल डायरेक्ट बता दिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको सवाल देता हूं और सवाल देकर हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ ऐसी 2-4 बातें हैं जो हमारे काम की हैं। पहली बात, वेव्स के केस में डेंसर मीडियम किसे कहोगे? डेंसर मीडियम उसे कहेंगे जिसमें वेलोसिटी ऑफ वेव कम होगी। जिसमें वेव्स के केस में डेंसर मीडियम वो होगी जिसमें स्पीड ऑफ वेव इज लेस। इसी तरह से वेव के कंटेक्स्ट में अगर कोई मुझसे पूछे कि रेयर मीडियम कौन सा है, तो रेयर मीडियम हम उसे कहेंगे जिसके अंदर स्पीड ऑफ वेव ज्यादा है। स्पीड ऑफ वेव इज मोर। ठीक है बच्चों, जब कभी आपका रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हो तब आपकी रिफ्लेक्टेड वेव में कोई पाई का फेज ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा। आपकी वेव इन्वर्ट, आपकी वेव पलट कर नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी तो ऊपर से ही आएगी। इफ रिफ्लेक्शन occurs at rarer medium, pulse will not get inverted। बेटा इन्वर्टेड का मतलब मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूं, बाकी यूं जाकर ऐसे पलट कर तो आएगी आएगी। इन्वर्टेड का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो वेव ऊपर से गई है वो ऊपर से ही आएगी, ठीक है, इन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो इन्वर्ट होगी, यूं जाकर ऐसे तो आएगी आएगी। पल्स विल नॉट गेट इन्वर्टेड एंड नो नीड टू ऐड फेज ऑफ पाई। बेटा याद करो, दोनों सवाल में से पहले वाला जो सवाल था उसमें रेयर मीडियम से ही रिफ्लेक्शन हुआ था, उस केस में हमारा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही आया था और हमने कोई पाई वगैरह का फेज ऐड नहीं किया था। और इस केस में आप कह सकते हो कि ये वेव डेंसर है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ये वेव ऐसे गई, जाने के बाद जो वेव पलट कर वापस आएगी वो वैसे ही वापस आएगी, ऊपर से गई थी तो ऊपर से आएगी। जब भी किससे रिफ्लेक्शन होगा? रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तब। सिंपल। लेकिन इफ रिफ्लेक्शन occurs at denser medium, pulse will get inverted। मतलब ऊपर से जाएगी
तो रिफ्लेक्शन के बाद वो नीचे से आएगी. पल्स विल गेट इन्वर्टेड एंड वी हैव टू एड ए फेज ऑफ पाई. बेटा पाई का फेज ऐड क्यों करना पड़ा पता ना, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया, तो उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए फेज में अपन ने पाई जोड़ दिया था. अगर हमने बाहर नेगेटिव लगा रखा है तो पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर आपका ये मीडियम रेयरर है, वेव यूं जा रही है और आगे वाला मीडियम आपका डेंसर है, तो वेव गई गई गई, अब जब वापस पलट कर वापस आएगी, ऊपर से जाएगी तो नीचे से आएगी, ऊपर से जाएगी तो नीचे से आएगी. और हमें पाई का फेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सॉल्व करने पर नेगेटिव आता है. उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने माइनस साइन को ऐड किया. दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये पॉइंट हमें याद रहने चाहिए, हमारे दिमाग में सेट रहने चाहिए. ठीक है बच्चों, बढ़िया पॉइंट है. और ये वाले पॉइंट बेटा बार बार काम आएंगे. जब हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे. आगे जाकर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी यही वाले पॉइंट काम आएंगे. उस टाइम ये बोला जाएगा कि अपने बेटा पढ़ रखा है, ध्यान. ठीक, उसी से काम चलाओ. दो बड़ा स्पेशल केस है. पहला, रिफ्लेक्शन बाय फिक्स्ड सरफेस या फिक्स्ड वॉल. फिक्स्ड वॉल या फिक्स सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगा बेटा? मान लीजिए एक रस्सी, इसमें ये एक पल्स, और इस पल्स को इस रस्सी को हमने एक दीवार से जोड़ दिया. आज तक ये वेव जारी बेटा ऐसे, और इस वेव का एम्पलीट्यूड है ये वेव जा रही है ऐसे 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 ऐसे. आज तक इस रस्सी को हमने एक दूसरी रस्सी से जोड़ रखा होता था. जैसे वेव जाती थी, ये वाली वेव दूसरी वाली रस्सी को भी मोशन करा दिया करती थी. हाँ, अगली वाली रस्सी का अगर इनर्शिया ज्यादा हुआ, म्यू ज्यादा हुआ, तो वो कम उठती थी, वो अलग बात है. वेलोसिटी ऑफ वेव कम होती थी, वो अलग बात है, मगर वो हल्की फुल्की उठती थी. अब तो आपने इसको एक दीवार से बांध दिया है, और अगर दीवार से अगर बांध दिया है तो मैं इसको ऐसे अज्यूम कर सकता हूं, ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि इस वाली रस्सी को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांध दिया है जिसका म्यू टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी है, जिसका म्यू टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी है. इसका म्यू तो फाइनाइट है, लेकिन अब ये वाला पॉइंट उठ ही नहीं रहा. इसका मतलब मैंने एक भयंकर मोटी रस्सी से बांध रखा है, और अगर मोटी रस्सी से बांध रखा तो उसका म्यू ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है, और उसका म्यू अगर टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है तो ऑफ कोर्स बड़ा V2 टेंडिंग टुवर्ड जीरो है. V2 टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, और अगर V2 टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड अगर मुझे लिखना है, क्या फॉर्मूला था बेटा? V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 टाइम्स जो वेव इंसिडेंट है उसका एम्पलीट्यूड. आपका जो V2 है वो तो जीरो हो गया, और ये तो माइनस A आ गया. माइनस A आने का सीधा सीधा अर्थ यह कि ये वेव जाएगी जाएगी जाएगी, और इसके बाद ऑफ कोर्स ऐसे पलट कर वापस आ जाएगी. पलट कर वापस आ जाएगी. इसका एम्पलीट्यूड A तो इसका एम्पलीट्यूड भी A. तो जब भी इस तरह से फिक्स्ड स्ट्रिंग हो, इस तरह का एक फिक्स्ड पॉइंट हो, इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो समझ जाना, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो तो समझ जाना बेटा कि जो वेव आएगी और जाएगी बेटा दोनों इस तरह से ऊपर नीचे से आएगी. और होना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि मैं इसको इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं कि जैसे जैसे ये वाली वेव इधर आ रही है
वैसे वैसे ये रिफ्लेक्टेड वेव इधर से आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, ये दोनों वेव्स आएंगी 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 आएंगी। इस पॉइंट को ये वाली वेव अगर 2 मिलीमीटर ऊपर ले जाना चाहेगी तो ये वाली इमेजिनरी वेव जो है ये 2 मिलीमीटर नीचे ले जानी चाहेगी, और कुल मिलाकर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और बाद में ऐसा मान लेंगे ये वाली वेव इधर निकल ली और ये वाली वेव इधर निकल ली, और ये वाली वेव चलते 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 ऐसे आ गई। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि किसी फिक्स्ड सरफेस से अगर रस्सी को बांध रखा हो और फिर हमने इस तरह करके पल्स अगर भेज दी है तो वो जो पल्स होगी वो पलट कर वापस आ जाएगी और एम्पलीट्यूड वही रहेगा, एम्पलीट्यूड वही रहेगा। आगे चलिए बेटा, एक ऐसा सा ही पॉइंट और, that is a reflection by free end, that is reflection by free end। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये रस्सी, इस पर कोई पल्स, इस रस्सी को मैंने एक मासलेस बीड से बांध रखा है, मासलेस रिंग मान लो, मासलेस बीड मान लो, ऐसे मान लो, और मैंने ऐसे स्मूथ रॉड के अंदर इसे सब फंसा रखा है। इट इज मासलेस बीड। ये वेव जा रही है ऐसे राइट साइड में और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास ए। अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि रस्सी पर वेव आएगी 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 और इस एंड पर एक रस्सी बंधी होगी। इस बार इस एंड पर रस्सी ना बंधी होगी, बीड बताए वो मासलेस, जिसका इनर्शिया ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है। इसका तो जो म्यू है वो ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है। इसका मतलब इस वेव का रिफ्लेक्शन एक ऐसे इंटरफेस से हो रहा है जिस इंटरफेस के उस तरफ मैं एक ऐसी रस्सी मान सकता हूं जिसका म्यू जो है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है, क्योंकि ये जो बीड है यही इसी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मासलेस है, बहुत हल्का है, बहुत 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 हल्की बंधी हुई रस्सी मान सकते हो। बहुत हल्की बंधी हुई रस्सी अगर मानोगे तो म्यू टेंडिंग टुवर्ड 0, और अगर म्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 तो V2 तो ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। बड़ा V2 तो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। और जैसे ही मैंने कहा कि बड़ा V2 टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, अब मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, उसके लिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड विल बी, बड़ा बोलो क्या होना था, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए। V2 इनफाइनाइट है, V1 फाइनाइट है, तो V2 के सामने V1 तो बहुत छोटा है, V2 के सामने V1 तो बहुत छोटा है, तो ऊपर भी V2 आ गया, नीचे भी V2 आ गया, सिर्फ ए बच गया। V2 क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब जाने वाली वेव और आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, वो भी प्लस में। प्लस में मतलब ऊपर से गई थी तो ऊपर से ही आएगी। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट विल कम लाइक दिस, और ये इसका एम्पलीट्यूड। तो फिक्स्ड एंड से आपने बांधा था तब बड़ा वो आपकी वेव नीचे से आई थी, अब बड़ा ऑफ कोर्स आपकी वेव ऊपर से आई है। यही नहीं, मैं एक बात और बोलूंगा कि जिस इंस्टेंट पर आपका रिफ्लेक्शन हुआ ना बेटा, जिस इंस्टेंट पर आपका रिफ्लेक्शन हुआ उस टाइम पर इस पॉइंट, इस रिंग का जो मोशन है वो जज कर रही थी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। जिस टाइम पर रिफ्लेक्शन हुआ उस टाइम पर आप कह सकते हो कि इस बीड को जो इंसिडेंट वेव है वो भी ऊपर ले जा रही है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो भी ऊपर ले जा रही है। इंसिडेंट वेव ऊपर ले जा रही है ए, रिफ्लेक्टेड वेव भी ऊपर ले जा रही है ए। तो एक इंस्टेंट के लिए आपकी जो बीड होगी वो ऊपर की तरफ कितनी चली जाएगी, 2a। बड़ा कितनी चली जाएगी, 2a। आई होप ये याद रहेगा। ये जो रिफ्लेक्शन बाय फ्री एंड है इसके आगे भी कुछ केसेस आएंगे, उसमें से एक केस ये है, एक केस और है वो भी हमें याद रखना है, और वो ये है कि ये एक मोटी सी रस्सी है
और इसके बाद इसको मैंने एक ऐसी रस्सी से बांध रखा है जो बहुत पतली है। बड़ा इसमें टेंशन तो है मगर ये बहुत पतली है और इसका म्यू जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है। और मैंने इस वेव पर इस रस्सी पर बड़ा कोई पल्स इस तरह से भेज दी है, इसका म्यू तो बड़ा कोई ना कोई फाइनाइट है, इसका तो फाइनाइट है। इस वेव का एम्पलीट्यूड a है। रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड क्या होंगे? बेटा पिछले वाला जो केस बनाया था रिंग वाला, उसमें तो ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड की बात ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बेटा उसके आगे रस्सी थी नहीं, वहां पर तो रिंग थी बस, तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर पाया। इस बार मैं रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों की बात कर पाऊंगा। रिफ्लेक्टेड की कैलकुलेशन में करके दिखा चुका हूं। यहां पर बड़ा स्पीड ऑफ वेव आएगी v, यहां पर बड़ा आपकी स्पीड ऑफ वेव आएगी इनफाइनाइट। जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड तुम जानते हो बेटा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स a। सॉल्व करते ही आएगा a। तो जैसे वेव गई थी बड़ा वैसे ही वेव पलटकर और वापस आ जाएगी और ये वाला एम्पलीट्यूड भी आपका सिर्फ कुछ हिस्सा उधर उधर जाएगा। हाँ बेटा हो सकता है कि उधर भी हल्का फुल्का हिस्सा जाए, उस हिस्से का एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड होगा 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2 इनटू। तुम कहानी जानते हो बेटा, v2 के सामने v1 तो बहुत छोटा है और v2 के सामने अगर v1 बहुत छोटा है तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स v2 अपॉन v2 इंटू a। सो बेटा v2 से v2 कैंसिल, ये आ गया 2a। तो इस वेव का अगर एम्पलीट्यूड a है तो बेटा जी इधर जो वेव आएगी जो ट्रांसमिट होने के बाद जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड a नहीं होगा, कितना होगा? 2a। तो ये जो a एम्पलीट्यूड की वेव आई है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। उधर जो वेव गई है उसका एम्पलीट्यूड 2a और जो वापस आई है इसी मीडियम में उसका एम्पलीट्यूड भी a। ये हमारी कहानी है। ये कब है? तो आपने एक मोटी रस्सी को बांध रखा हो बेहद पतली रस्सी से, इतनी पतली रस्सी कि उसका म्यू टेंडिंग टुवर्ड तुम 0 मान सको। म्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 मानने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? फ्री एंड। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे काम आ सकते हैं। इस तरह के पॉइंट्स हमारे बार बार बड़ा काम आ सकते हैं, है ना। हमारे कुछ एक सवाल में इनके यूजेस हो सकते हैं अच्छे खासे, है ना। तो आप बड़े आराम से इनको देख सकते हो, बार बार बड़ा इनके एप्लीकेशंस आएंगे, आगे जाके भी आएंगे, ठीक है। सो नॉट दैट टफ। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स में हम क्या क्या सीखे? फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ वेव मीडियम पर डिपेंड करेगी, लैम्डा हम जज कर लेंगे। हमने इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड्स के फॉर्मूले को डिराइव किया। डेरिवेशन अच्छा था लेकिन हमने ज्यादा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर ही रखी। फॉर्मूले पर हमने सवाल किए। सवाल करते वक्त हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयर होता है तो जैसे वेव ऊपर से जाएगी और पलटने के बाद वैसे ही पलटकर वापस आएगी। लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर होता है, जब वेव ऊपर से अगर जाएगी तो पलटने के बाद नीचे से आएगी और उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हम फेज में एक पाई जोड़ देते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो हमें ढंग से याद रखनी चाहिए, हमारे दिमाग में सेट रहनी चाहिए। और ऑफ कोर्स हमने ऐसा नहीं कि रैंडमली लिख दिया और अपन ने मान लिया, हमने सारे के सारी बातों को कैलकुलेशन के साथ किया है। सारे के सारी बातें बहुत ही वेल कन्विंसिंग है, इनमें किसी प्रकार का कोई ऐसे हिकअप्स नहीं है। ये दो स्पेशल केस और थे, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा और फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा। तो इन सब बातों को याद रख सकते हो। बाकी हमारे सवालों में आगे भी इनके यूजेस आएंगे, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, सारे काम बन ही जाएंगे। आप होमवर्क कीजिएगा। होमवर्क में जो अपनी एसेंशियल शीट है बेटा, उसका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ही बेटा तुम ABCD सेक्शन कर सकते हो। और इसके अलावा आप बेटा कुछ एक सवाल अब HCV के ट्राई कर सकते हो। मैं आपको लिखा देता हूं कि कौन से सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। HCV के अंदर चैप्टर नंबर 15 है वेव ऑन स्ट्रिंग। बेटा चैप्टर का नाम वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग है। HCV के अंदर चैप्टर नंबर 15 है
आप उसमें एक्सरसाइज में आए बड़ा सीधे ही, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बड़ा 1 से लेकर 30 तक सवाल कर सकते हो, जब भी टाइम मिले तब करें, ठीक है। कोई इसमें ऐसा जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 15 है, बड़ा वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर का नाम है, HCV का 30 क्वेश्चन है, सारे सवाल फॉर्मूले बेस्ड फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से बन जाएंगे, शायद एक सवाल में कोई दिक्कत आए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।